नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंद्रहासन अकेडमी बिलासपुर में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, आज आप लोग का एग्जाम था 24 जून, ठीक है, जिसमें आप लोग का हमारा पेपर में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा 2.0 आरक्षक भर्तियों के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इम्तिनान से बैठ जाइए और हर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। आप लोग कितने पानी में हो अपने आप को जांचिए और परखिए। तो चलो, सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं दो बातें बोलना चाहूँगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो खास करके हमारे चंद्रहासन अकेडमी में टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं हमारे आरक्षक भर्ती 2.0 में। तो हमारा ये आरक्षक भर्ती 2.0 दोस्तों, उन सभी दोस्तों को मैं बता देना चाहूंगा, कई लोग अवहेलना करते हैं और कई लोग यहाँ पर तारीफ करते हैं, तो ज्यादा लोग तारीफ करने वाले हैं। तो उन सभी लोगों के बातों को आप लोग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा पढ़ाई लिखा करता है तो इंसान यहाँ पर जलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि उस इंसान को नीचे गिराने वाले ज्यादा हैं। तो आप लोग अपने तैयारी को एकदम मस्त करिए और जितने लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर जीरो लेवल से हाई लेवल में जाना चाहते हैं, जितना आप लोग का चाह रखते हैं वर्दी पहनने की और आरक्षक भर्ती में आप लोग का भर्ती होने की, तो उस चीज को आप लोग सभी निगेटिव बातों को इग्नोर करके अपने आप को मेहनत करके एकदम हमारे टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें अपना हर एक कीमती समय यहाँ पर निकाल कर आइए और यहाँ पर बैठकर अपनी ईमानदारी से टेस्ट सीरीज दिलाइए। यहाँ पर किसी बाहरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रात और दिन मेहनत करके आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन एकदम मेहनत से बनाया गया है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, कैसा एग्जाम में आ सकता है और पिछले ईयर में कैसा आया है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये क्वेश्चन आप लोग का तैयार किया गया है, ताकि आप लोग जो चाह रखते हो ना वर्दी पाने की, वो आप लोग बिल्कुल सफल हो करके। ठीक है, तो चलो आइए समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझते चलेंगे और आप लोग भी ध्यान से देखते चलिए और अपना क्वेश्चन में मिलाकर देखिए कितना नंबर आप लोग का आया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग के स्क्रीन पर है। देखो, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये घटना है दोस्तों उस समय की जब हमारा भारत देश में संविधान निर्माण होने वाला था। तो संविधान निर्माण होने वाला था तो उस समय हमारे भारत के लोगों ने ब्रिटेन देश को 6 मांगे रखी गई थी, 3 अप्रत्यक्ष और 3 प्रत्यक्ष रूप से। उसी समय जब स्वराज और संविधान सभा की मांग हुई थी तो हमारा जो भारतीय संविधान में मांग करने के लिए आप लोग का अप्रत्यक्ष रूप से मांग सबसे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ब्रिटेन से रखा था, तो क्रिप्स मिशन के एक गठन बना करके वहां से भेजा गया था ब्रिटेन के लोगों ने। तो क्रिप्स मिशन जब हमारा 1942 में आता है तो वह असफल रह जाता है, लेकिन फिर उसी को ध्यान में रखते हुए 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है भारतीय संविधान सभा देने के लिए, तो 1946 में जब आया तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक। तो पहली बैठक की बात किया गया है, तो पहली बैठक कब होगा? जब कैबिनेट मिशन आएगा तब तो पहली बैठक होगा। तो सबसे पहले जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो हमारे भारतीय राजनेताओं ने सबसे पहली बैठक, आप लोग का पहली बैठक हमारा 6 जुलाई 1946 को रखा गया था। कब रखा गया था? 6 जुलाई 1946 को रखा गया था। और इस पहली बैठक में 6 जुलाई 1946 में एक बात कही गई थी। क्या कही गई थी? कि ब्रिटेन के जब कैबिनेट मिशन आए तो कुछ बातें सिफारिशें रखी गई थी भारतीय लोगों के लिए। क्या कहा गया? ये पूरा जब हम लोग रखेंगे तो कैबिनेट मिशन में जितनी भी बातें होगी पूरा भारत देश के लिए एक संविधान सभा होगा और वयस्क मताधिकार लोग उसमें क्या करेंगे, चयनित करेंगे कि कौन लोग उसमें संविधान सभा में सिग्नेचर करेंगे करके, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले बैठक 6 जुलाई 1946 में उन लोग का आगमन हुआ। तो हमारा 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में पहला बैठक हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में पहला बैठक हुआ। उसके बाद दूसरा बैठक एक दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर
11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ, फिर एक दिन बाद दूसरे दिन याद रखना आप लोग का 13 दिसंबर, कंटिन्यू लगातार एक दिन बाद करके 3 बैठक हुआ। पहला बैठक याद रखना 9 दिसंबर 1946, तो याद रखना है आप लोग का पहला बैठक कब हुआ था करके पूछा जाएगा, तो 9 दिसंबर 1946 को हमारा क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा का बैठक हुआ था, जिसमें एक आप लोग का अस्थायी क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, फिर दूसरी बैठक में हमारा दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में बैठा गया था, तो 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक बैठा गया था, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष हमारा राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुआ था करके पूछा जाएगा, तो 9 दिसंबर 1946 याद रखना है। क्या याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। क्लियर है, चलो तो याद रखना है आप लोग को 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 याद रखना है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और हमारा ऑप्शन भी क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया था। ठीक है, ठीक, याद रखना, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। जिस दिन से हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस दिन से हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त के दिन 1947 हमारा भारत देश गुलाम जो था वो अंग्रेजों से गुलाम था, आजाद हुआ था। उस दिन से 15 अगस्त 1947 हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1949 ये ऐसा कुछ घटना नहीं है, लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 रहता तो 26 जनवरी याद रखना, 26 जनवरी 1950 की अगर बात होती तो हमारा भारत देश में संविधान लागू हुआ था, संपूर्ण भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये चारों ऑप्शन याद रखना दोस्तों। जुलाई अगस्त के माह में वो लोग आए थे, कहाँ आए थे, कैबिनेट मिशन लेकर आए थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हमारे राजनेताओं ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 9 दिसंबर 1946 याद रखना। क्लियर है, ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए याद रखना है, क्या दिया दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइए हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, तो भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है। विधिक का तात्पर्य होता है दोस्तों हमारा संविधान से जुड़ी हुई बातें। क्लियर है, तो याद रखना महान्यायाधीश, महान्यायवादी जो है हमारा क्या होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है जी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना दोस्तों हमारा महान्यायवादी क्या होता है, भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो संविधान के बारे में, नियम कानून के बारे में ज्यादा जानकार होते हैं, ज्यादा जानकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना में। और वर्तमान में हमारा, वर्तमान में अगर पूछा जाएगा, वर्तमान में पूछा जाएगा कौन है करके, तो वर्तमान में वेंकट रमण जी। ठीक है, आर वेंकट रमण जी हमारा कौन है, अभी महान्यायवादी है, आर वेंकट रमण। आर वेंकट रमण जी क्या है, वेंकट रमण। ठीक है, वेंकट रमण जी वर्तमान में अभी भारत के महान्यायवादी है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो भारत दूसरा का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ए, महान्यायवादी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया है, देखिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में कितना क्या क्या शामिल है, देखो तो हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद।
ठीक है, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 21 भाग एवं 12 अनुसूचियां, क्या 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 10 अनुसूचियां, या डी में देखो 384 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। तो हमें सबको पता है दोस्तों, जब हमारा भारत का संविधान संपूर्ण भारत में 26 आप लोग का 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, पूरे भारत में जब लागू हुआ, तब उस समय हमारे भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में याद रखना, भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी, है ना भाई, यह याद रखना है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी, किसमें? भारतीय संविधान के, हमारे मूल संविधान में, है ना, भारतीय मूल संविधान में। लेकिन उसमें 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया, ठीक है, संविधान संशोधन करके। तो वर्तमान में अभी 395 अनुच्छेद 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 22 भाग आप लोगों का 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का उत्तर, आपका तीसरा का ए, ठीक है, क्वेश्चन तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का चौथे नंबर का क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनिए। क्लियर है? तो सत्य कथन में हमें जानना है दोस्तों, सत्य कथन आप लोगों का हमारा देखा जाए, ठीक है, तो सत्य कथन में क्या चुना जा रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 3:2। क्या ये कथन हमारा सही है? देखते हैं। तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद रखना दोस्तों, इसमें हमारा चौड़ाई 2 है और आप लोग का लंबाई 3 है, ठीक है। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की हमारा चौड़ाई और लंबाई की बात करेगा तो 2:3 याद रखना, 2 अर्थात चौड़ाई और 3 याद रखना आप लोग का लंबाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके क्या है, मतलब दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें बीच में जो नीले आकार में है उसमें याद रखना हमारा 24 तीलियां हैं। कितना तीलियां? 24 तीलियां याद रखना, 24 तीलियां हैं। फिर बात करें, मतलब ये सही है। तीसरा आप लोग का कथन क्या कर रहा है? हमारे राज चिन्ह, ठीक है, राज चिन्ह जिसमें सी स्तंभ है। तो याद रखना, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसी समय राज चिन्ह को, हमारे स्तंभ को भी अपनाया गया था, अशोक स्तंभ को समझ सकते हो, ठीक है, उसको भी अपनाया गया था। तो हमारा 2 और 3 सही है। तो आप लोग का इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन सी, हमारा सी 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आप लोग का अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें, है ना भाई। तो सुमेलित करके देखिए, तो चलो हमारा ऑप्शन ए में इस तरफ नए नए राजनीतिक हमारा जो पार्टी है उसको दिया गया है, और उस राजनीतिक पार्टी में कौन कौन सा हमें छाप मिलता है, उसका चुनाव चिन्ह मिलता है, उसको बताया गया है। तो आइए मिलान करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है हमारा, ये आप लोगों का कौन सा छाप रहता है जी भारतीय जनता पार्टी का? तो हमारा कमल छाप रहता है, ठीक है। अर्थात ए का क्या हो जाएगा? 4। तो ए का 4 हमारा 2 में दिया गया है, 3 और बी और सी में, है ना। ये दोनों तो कट गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, बच गया ऑप्शन बी और सी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी याद रखना हमारा घड़ी रहता है, क्या रहता है? बी का पहला। तो याद रखना बी का पहला हमारा ये भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी याद रखना दोस्तों, सी का दूसरा अर्थात साइकिल, समाजवादी पार्टी में हमारा साइकिल छाप दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का सी का दूसरा, तो इसमें सी का दूसरा क्या है? इसमें भी दिया गया है सी का दूसरा, अर्थात बी में सी का दूसरा दिया है। और शिवसेना का हमारा क्या होता है? आप लोग का तीर होता है, तीर का मान होता है शिवसेना का, ठीक है ना, तीर का मान होता है। तो तीर का मान हमारा कौन है? आपका डी का
तीसरा, अर्थात डी का तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 6वें नंबर का। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है क्या, नहीं, बिल्कुल राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता। राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता हमारा प्रधानमंत्री। राष्ट्र एवं शासन का प्रमुख होता है क्या, ठीक है, तो शासन का तो प्रमुख होता है लेकिन राष्ट्र का नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का, शासन प्रमुख। शासन प्रमुख क्या है आप लोग का, सी, तो ये शासन प्रमुख होता है। हमारा केंद्रीय का शासन और राज्य का शासन होता है, तो केंद्रीय शासन हमारा प्रधानमंत्री का शासन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 6वां क्या हो जाएगा, शासन प्रमुख होता है। इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या किया है बता रहा है, देखिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्रोत से संबंधित है, जो कि हमारे पिछले जब पुलिस भर्ती हुई थी उस पुलिस भर्ती में भी हमारा सोर्स से पूछा गया था कि हमारा कौन सा संविधान, हमारा भारतीय संविधान में कहां से क्या चीज को अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे हम लोग, देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, समवर्ती प्रक्रिया, गणतंत्र, ये सब कहां से लिया गया है हम लोग आइए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आइए हम लोग बात करते हैं आप लोगों का इसके बारे में। चलो हम बात करेंगे आप लोगों का, सुमिलित कीजिए। तो हमारा देखिए सुमिलित कीजिए, सबसे पहले विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया करके पूछा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करेगा तो विधि निर्माण अर्थात हमारा विधि निर्माण की प्रक्रिया को जापान से ही लिया गया है। क्या लिया गया है, विधि निर्माण को जापान से ही लिया गया है। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान जापान से एक चीज अपनाया गया है, वो है आप लोग का विधि निर्माण की प्रक्रिया। दूसरी बात है जो है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता मतलब सर्वोच्चता हमारे अमेरिका में देखा जाए तो हमारा एक देश है अमेरिका, उस अमेरिका में हमेशा संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से अपनाया गया है। ठीक है, अर्थात ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। समवर्ती प्रक्रिया अर्थात समवर्ती प्रक्रिया या समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, कहां से अपनाया गया है, कहां के देश के संविधान से प्रेरित है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करते हैं हमारा गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र जो है हमारा भारतीय संविधान में कहां से अपनाया गया है करके पूछा जाएगा, तो गणतंत्र हमारा फ्रांस से अपनाया गया है। ठीक है, गणतंत्र जो शब्द है कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अर्थात ये समवर्ती प्रक्रिया 3 ये भी सही है, गणतंत्र डी का 4, अर्थात मिलाकर देखते हैं तो हमारा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये चारों कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, सही हो जाएगा। और बहुत सारे बातें याद रखना दोस्तों। ठीक है, संसद की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो संसद की प्रक्रिया को जो है हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कौन से देश से प्रेरित है, तो आयरलैंड से प्रेरित है। हमारे भारत में अर्थात भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल कहां से लिया गया है, तो अमेरिका देश से लिया गया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां नंबर के बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आ जाओ। ठीक है, चलो 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग के अध्यक्ष को जानना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है उसको जानना है। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष याद रखना दोस्तों हमारा, आप लोग का बात करें तो नीति आयोग हमारा क्या है, नीति आयोग दोस्तों एक प्रकार का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक आयोग होता है, एक संगठन होता है। ठीक है, जिसका प्रमुख हमारा स्वयं हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, वर्तमान हमारे भारत का क्या है, प्रधानमंत्री है ना, पीएम ऑफ इंडिया, सॉरी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये हो जाएगा हमारा।
और हमारा सी सुब्रमण्यम, बी आर सुब्रमण्यम देख रहा है, ये सी राजीव शुक्ला, श्रेया सुमन बेर, ये सब हमारा गलत है। ऑप्शन ए इससे क्या हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे बच्चे तो संघ शासित को नहीं समझते हैं। संघ का मतलब होता है केंद्र, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे भारत में देखा जाए तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य। ठीक है, तो याद रखना कितने राज्य, 28 राज्य याद रखना है आप लोग को। ठीक है, 28 राज्य व आप लोगों का 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात संघ शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा वर्तमान में कितना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहां कहां पर आप लोग का 8 केंद्र शासित प्रदेश है याद रखना। देखो हमारे भारत में सबसे पहले याद रखना दिल्ली, याद रखना दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ आप लोग का हो जाएगा हमारा दमन दीव एंड दादर नागर हवेली एक साथ। और आप लोग का हो जाएगा चौथा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप याद रखना। फिर आप लोग का याद रखना हमारा पांडिचेरी, पांडिचेरी के बाद याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आप लोग का हमारा हो जाएगा, है ना भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद आप लोग का देखा जाए तो 8 में से 8 होगा, 6 कितना हो गया हमारा, एक हो गया दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3 3 6 7। और एक आ जाएगा हमारा आप लोगों का, देखो 2 और आ जाएगा हमारा, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है ना, 2 और हो गए तो 8, है ना भाई। तो इस प्रकार हमारा एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या हो जाएगा लद्दाख, है ना भाई, ये हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया 8, दिल्ली 1, चंडीगढ़ 2, दमन द्वीप 3, दादरा नगर हवेली करके, लक्षद्वीप आप लोग का 4, पांडिचेरी 5, और आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6। ठीक है ना, और पांडिचेरी हाँ 6, और जम्मू कश्मीर 7, लद्दाख 8। इस प्रकार 8 आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, 9वें का सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार याद रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आप लोग का 28 राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है, क्योंकि 28 राज्य के पूरा हमें क्या जानना है, राजधानी भी याद करके रखना, क्योंकि हमारा सांकेतिक भाषा में और सांकेतिक आप लोग का जो रीजनिंग रहता है उसे पूछ दिया जाता है। कैसे पूछ दिया जाता है, जैसे कि मान के चलो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है करके ऑप्शन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, सांकेतिक के रूप में उसे भी याद रखना है। इसीलिए 28 राज्य के साथ हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी जरूरी है और उसके साथ साथ राजधानी भी जरूरी है। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आप लोग का क्या बता रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहा है। तो आप लोग का 10वां क्वेश्चन है, भारत में कानून के आधार पर लड़की लड़के की विवाह उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें तो सबको पता है। ठीक है, ये बातें सबको पता है, लेकिन क्या हमें याद रखनी, ये देखो तो भारत में कितनी कानून के आधार पर लड़की लड़के की विवाह उम्र में कितनी होनी चाहिए करके पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बात याद रखना, जब हमारा संविधान सभा जब गठन हो रहा था संविधान सभा का, उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, इससे भी पहले याद रखना 1919 की बात करेंगे। 1919 की बात करेंगे तो 1919 में सबसे पहले 24 वर्षों को क्या माना गया था, 24 वर्षों को जितने भी लोग थे वो सबको वयस्क माना जाता था। ठीक है, 1919 में। फिर याद रखना 1919 के बाद 1950 में अगर बात करेंगे हम लोग, तो 1950 में 21 वर्ष को क्या माना जाता था, वयस्क माना जाता था। ठीक है, लेकिन एक घटना और आया हमारा 61वें संविधान संशोधन लेकर के, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, जो कि इस समय हमारे भारत देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, याद रखना जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने एक बिल लाया था संविधान संशोधन के लिए, वो है आप लोग का 61वें संविधान संशोधन 1989, जिसमें 21 वर्ष को घटा करके कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष किया गया था। कितना किया गया था, 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, जिसमें याद रखना 18 वर्ष की लड़की होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, उसको वयस्क माना जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर इस बात को ना करते हुए इसमें क्या बातें पूछी गई है कि लड़के अर्थात
लड़का या लड़की के कितना होना चाहिए, 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष। ठीक है ना, अगर लड़का भी 18 है तो चलेगा, लड़की भी रहेगा तो चलेगा, वयस्क अधिकार वही है हमारा। ठीक है ना, तो ये घटा करके कर दिया गया था 21 से हमारा 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा सही उत्तर भारत में कानून के आधार पर लड़की लड़के की विवाह उम्र कितनी होनी चाहिए करके पूछा जाएगा, तो 18 वर्ष याद रखना और 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लड़की का उम्र 18 और लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह याद रखना है जी। क्लियर है? चलो अगली बात है, हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो आप लोग का 11वें नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जी स्क्रीन पर आप लोग का, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अपने पद पर रहता है। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा है आप लोग का बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है, जब हमारा राष्ट्रपति का क्या होता है जी, नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है ना, चयनित नहीं। तो याद रखना, राष्ट्रपति की जैसी नियुक्ति होती है तो महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी या उसके सहयोगी, याद रखना सलाह रहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। आप लोग का देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग का महान्यायवादी के साथ आप लोग का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। ठीक है, तो संसद वो याद रखना, जब वो अपना पद ग्रहण के दिन से, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन सी, तो अपने पद जब ग्रहण करता है, तो पद जिस दिन ग्रहण करता है, जिस दिन शपथ दिलाया जाता है, ठीक है, उसी दिन से राष्ट्रपति क्या करता है जी, उनका हमारा गणना शुरू हो जाता है, उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और राष्ट्रपति का पद जो है 1 दिन 1 मिनट के लिए भी खाली बिल्कुल नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखना, 1 मिनट के लिए भी रिक्त नहीं रह सकता हमारे राष्ट्रपति का पद। जो कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत इसमें या महान्यायवादी या हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वरिष्ठ आप लोग का न्यायवादी जो होता है, जो आप लोग का न्यायवादी लोग होते हैं, क्या करवाते हैं जी, उनके उपस्थिति में शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और उसी दिन से ग्रहण करवाया जाता है, और ग्रहण करने के दिन से क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अगली बात हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पर हमें सुमेलित करना है। देखिए इधर तरफ दिया है हमारा सूची 1 में कृत्यकारी, और सूची 2 में दिया है शपथ कौन दिलवाता है ना भाई, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद का है ना भाई, और संघ के मंत्री अर्थात हमारे केंद्रीय मंत्री। अब देखिए यहां पर हमारा भारत के राष्ट्रपति, सबसे पहले यहां पर अभी बताया हूं मैं आप लोग को, देखो सूची 1 सूची 2, भारत का राष्ट्रपति ए हमारा क्या है जी, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है। ठीक है, देखिए दूसरा बी में देखिए हमारा क्या है आप लोगों का, हाँ, भारत का राष्ट्रपति क्या भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखती है, कौन रखता है उसको बताना है। बी देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या रखता है, कैसा शपथ लेता है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा करके कौन शपथ लेता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कैसा भाषा बोली जाती है, इसको ध्यान में रखो। सांसद सीट देखिए, मतलब सांसद होता है, क्या कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन मैं करूंगा करके कौन बोलता है। और संघ के मंत्री देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री, सूचना के गोपनीयता। तो यहां पर आप लोग का कैसे शपथ लेता है उसको बताया गया है। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति डायरेक्टली बोला जाता है दोस्तों कि मैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान, भारत के संविधान के प्रति मैं श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा करके ऐसे करके शपथ लिया जाता है। ठीक है, हमारे भारत का राष्ट्रपति। तो ए का पहला सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या बोलता है, मैं भारत का सर्वोच्च
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेता हूं कि हमारे भारतीय संविधान के प्रति मैं संविधान और विधि का सही नियम से पालन करूंगा और इसका संरक्षण करूंगा करके हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। फिर बात करते हैं हमारे सांसद की। ठीक है, सांसद और संसद है ना भाई, हम संसद की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, हम लोग भारत के लोग जो कि कैबिनेट मंत्री या संसद के रूप में, लोकसभा या राज्यसभा के रूप में निष्ठापूर्वक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शपथ लेते हैं कि कर्तव्यों के हम लोग संविधान और नियमों का कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए हम लोग अभाई रहेंगे और शपथ लेंगे करके बोलते हैं। ठीक है, तो सी के लिए सांसद सही हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द याद रखना, संसद। ठीक है, संसद हमारे भारत केंद्रीय मंत्री संसद होते हैं और राज्य के मंत्री सांसद होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर बात करते हैं संघ के मंत्री। संघ के मंत्री आप लोग का केंद्र में हमारा स्थित है, जितने भी मंत्री हो हमारा केंद्रीय मंत्री आप लोग का क्या हो जाएगा, संघ के मंत्री हो जाएगा, जो कि सूचना के गोपनीयता का क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का मतलब डी का 4, अर्थात इसमें ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए में ए का 1, बी का 2, 3 का सी और डी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, बात याद रखना, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है ना, इस बात पे याद रखना। अगली बात, अगली क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा हमारा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, अर्थात संघ क्षेत्र नहीं है कहने का तात्पर्य फिर से हमारा ऐसा शब्द जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हमारे इस स्थान में नहीं है, देखिए अभी मैं बताया हूं, लक्षद्वीप हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक प्रदेश है आप लोग का लक्षद्वीप, है ना भाई, याद रखना है। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी भी हमारा क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन नागालैंड हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि एक राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना नागालैंड, सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 13 का डी। नागालैंड हमारा केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल नहीं है, यह एक राज्य है। ठीक है, याद रखना नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, राजधानी, हमारी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। याद रखना है इसकी राजधानी क्या हो जाएगा जी, कोहिमा हो जाएगा, कोहिमा। ठीक है, याद रखना। फिर बात करेंगे हम लोग रेलवे पुलिस, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेलवे पुलिस के किस सूची का विषय है। ठीक है, रेलवे पुलिस की बात की जा रही है ना, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नहीं। ठीक है, पुलिस की बात हो रही है, तो पुलिस हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है राज्य विषय का सूची है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है देखिए तो, ठीक है, क्या पूछा जाता है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना रेलवे पुलिस हमारा सी आप लोग का मतलब जीपी, याद रखना गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी की बात हो रही है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हमारे राज्य सूची का विषय है, अर्थात ऑप्शन बी 14 का बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमारा एग्जाम में पूछा जाता है समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची उस सूची को कहा जाता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बराबर हिस्सा हो, बराबर विषय हो, इसमें अधिकार हो, जिसमें किसी प्रकार का समस्या आए तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की विषय हो और राज्य सरकार के विषय, दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार का बराबर हिस्सा क्या कहलाता है, समवर्ती सूची कहलाता है। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया था, तो समवर्ती सूची हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान हमारा जो समवर्ती सूची तो दिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के विषय में हमारा राज्य मंत्री अर्थात राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री का क्या होता है, ये एक अधिकार होता है। राज्य सूची के विषय में हमारा किसका अधिकार होता है जी, राज्य सरकार का अधिकार होता है। अगर बात करेंगे संघ सूची, संघ सूची मतलब याद रखना आप लोग, संघ सूची हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्रीय सूची अर्थात हमारे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है क्या, अवशिष्ट शक्तियां क्या है करके। तो ऐसे शक्तियां जो राज्य सरकार के पास नहीं होता, राज्य सरकार किसी समस्या का निपटारा नहीं कर पाए
ऐसे सूची, ऐसा विषय जिसका निपटारा नहीं कर पाएगा, तो उस निपटारा करने के लिए ऐसा अधिकार जो केंद्र सरकार के पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास जो शक्ति, जो अधिकार होता है ना, वही हमारा अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई, केंद्र सूची अर्थात संघ सूची में क्या कहता है, तो रेलवे, ठीक है, डाक, ठीक है, रेलवे, डाक, उड्डयन, उड्डयन मतलब आप लोग का जो हमारा हवाई जहाज उड़ता है ना भाई, तो याद रखना रेलवे, डाक, उड्डयन ये सभी हमारा क्या होता है, केंद्र सूची का विषय। ठीक है ना, किसका विषय है, केंद्र सूची का विषय है, याद रखना। समवर्ती सूची वर्तमान में कितना है, वर्तमान में समवर्ती सूची 52 है। बात करेंगे राज्य सूची की, तो राज्य सूची कितना करके पूछा जाएगा, तो वर्तमान में 61 से 62 याद रखना, 61 से 62, 61 रहता जाता है 61 याद रखना। ठीक है, याद रखना राज्य सूची कितना है, 61 याद रखना। संघ सूची कितना करके पूछा जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, संघ सूची में 100 विषय है। कितना विषय है, 100 विषय। तो संघ सूची हमारा रेलवे, डाक, उड्डयन, बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, ये सभी हमारा क्या है, आप लोग का संघ सूची का विषय है। लेकिन हमारे राज्य सूची की बात करेंगे, तो राज्य सूची में क्या होता है आप लोग का, जैसे कि सीजी पुलिस, सीजी पुलिस शब्द आ गए हमारा, पुलिस हमारा राज्य की क्या है, आप लोगों का विषय है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग का हमारा जीआरपी अर्थात गवर्नमेंट रेलवे पुलिस आप लोग का राज्य सूची का विषय है। इस बात को याद रखना। ठीक है, और हमारा पूछा जाता है सूची हमारे कौन से, हमारे संविधान के मतलब कौन से सूची में बताया गया है, तो याद रखना हमारा आप लोग का अनुसूची 7, अनुसूची 7 जो है आप लोग का सूची विभाजन है। सूची विभाजन 3 प्रकार का, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र की सूची। ठीक है, तो याद रखना केंद्र में 100, राज्य में आप लोग का हो जाएगा 61 और समवर्ती सूची 52। क्लियर है, इतनी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बता रहा हूं दोस्तों, अगर इसको ध्यान से कर लोगे ना, आपकी एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। आप लोग ध्यान से देखिए, परखिए और समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन दिया गया हमारा आप लोग का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है करके पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम अगर पूछा गया है, तो याद रखना ये शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय सही उत्तर हो जाएगा 15 का हमारा, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, बात करते हैं हम लोग 16वें नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है 1976 आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे करके पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये, है ना भाई। तो याद रखना 1976 में आपातकाल इमरजेंसी लगा हुआ था, तो इमरजेंसी के दौरान हमारे आप लोग का इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थे। उसी दौरान अगर बात करेंगे तो कौन आप लोगों का प्रधानमंत्री, सॉरी कौन आप लोग का थे राष्ट्रपति करके पूछा जाएगा, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी क्या कौन थे उस समय आप लोगों का राष्ट्रपति। ठीक है जी, याद रखना इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनी गई, है ना। और याद रखना ज्ञानी जेल सिंह के समय जेबी पॉकेट, है ना भाई, पॉकेट शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, वीटो पावर, जेबी पॉकेट, ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे उस समय ऐसा नियम आया था। ठीक है ना, तो फखरुद्दीन अली अहमद हमारा 16वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन आइए, 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा फखरुद्दीन अली अहमद क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछ रहा है देखिए, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के हम अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा कार्यपालिका, कार्यपालिका 3 अंग है। देखो कार्यपालिका 3 जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और ये दोनों पूर्ण होंगे राष्ट्रपति को लेकर। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो इन तीनों में हमारा कार्यपालिका काम आती है, जो कि संविधान या किसी संशोधन को लागू करवाता है, कार्यान्वित करवाता है, कार्यपालिका है ना भाई।
तो याद रखना ये 17वां का ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है, ऑप्शन डी। बात करते हैं हम लोग 18वें नंबर की। 18वें नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 18वें नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति जी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है जी, याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति याद रखना हमारा जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मैं अभी ऊपर में बताया हूं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है करके पूछा जाएगा एग्जाम में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो याद रखना डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार कौन है भी वर्तमान हमारे अगर बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है जी। क्लियर है, याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, निम्न कथन को पढ़िए, जनगणना के केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, क्या जनगणना हमारा केंद्रीय का विषय का सूची है करके पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखना, देखो जनगणना हमारा केंद्रीय सूची का विषय है तो ये सही है। क्लियर है। दूसरा है आप लोगों का, अगर दूसरा बात करेंगे हम लोग तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का, तो बताया हूं मैं पुलिस जो हमारा राज्य सूची का विषय है ना भाई, तो याद रखना है, ये भी सही है। फिर तीसरा क्या है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है क्या, तो बिल्कुल जनसंख्या में नियंत्रण हमारा समवर्ती का सूची है। तो अर्थात आप लोग का 1 2 3 तीनों के तीनों आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना भाई। चलो बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। भारतीय संविधान का एक और अगला क्वेश्चन देखिए, है ना भाई। तो हमारे भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ आप लोग को पढ़ाया था मैं, हमारे भारतीय संविधान किसमें पूर्ण निहित होती है, तो हमारा भारतीय संविधान जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके मुख्य 3 अंग है ना, और एक चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया। ठीक है ना दोस्तों, तो चौथा इसका क्या स्तंभ हो जाएगा हमारा, प्रेस मीडिया, याद रखना है। ठीक है, तो प्रेस मीडिया याद रखना, यह हो जाएगा प्रेस मीडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की हमारी पहली महिला राज्य कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना सरोजनी नायडू याद रखना है आप लोगों को, है ना भाई। सरोजनी नायडू जी हमारे यही प्रथम आप लोग का राज्यपाल बनी थी। तो कहाँ का राज्यपाल बनी थी भाई, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है करके पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू याद रखना है। क्लियर है, जो कि ये। फिर प्रतिभा पाटिल कौन थी, प्रतिभा पाटिल हमारे पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति याद रखना, पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा देवी पाटिल। और किरण बेदी कौन थे जी, किरण बेदी हमारे प्रथम महिला आईपीएस। ठीक है, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी हमारा, किरण बेदी जी। फिर बात करते हैं एनी बेसेंट कौन है, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट जो है पहली महिला कांग्रेस। ठीक है, पहली महिला कांग्रेस बनी थी ये अध्यक्ष, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। ठीक है, इस प्रकार चारों ऑप्शन में याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
ठीक है। तो विधानसभा, विधानसभा याद रखना है दोस्तों हमारा, ठीक है। ये आप लोग का हो जाएगा। देखो हमारा बात करते हैं हम लोग ये ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विधानसभा में अगर आपको सदस्यता लेनी है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप वयस्क मध्यकाल यदि शादी करना चाहते हैं तो 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। और 21 वर्ष याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। 30 वर्ष आप लोग का लोकसभा के लिए याद रखना है, ठीक है। लोकसभा 30 से 35 लोकसभा के लिए याद रखना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। किसके लिए जी? विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, 25 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आगे जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है ना। तो विधान परिषद याद रखना है ना। विधान परिषद हमारे भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। आज ही मैं याद करवाया था, क्लास लिया हूं तो, है ना। तो याद रखना निम्नलिखित में हमारे 6 राज्य, भारत में मान के चलो हमारा ऐसा 6 राज्य, ठीक है ना। तो देखो 6 राज्य याद रखना, 6 राज्य में भारत क्या है जी? विधान परिषद है। पहला याद रखना आप लोग यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा याद रखना आप लोग कर्नाटक, चौथा याद रखना महाराष्ट्र, पांचवा याद रखना तेलंगाना और छठवा याद रखना आंध्र प्रदेश। 6 ऐसे राज्य जहां पर आप लोग का विधान परिषद है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य में विधान परिषद है? तो आप लोग का आंध्र प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना भाई। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। सत्य कथन की क्या करना है? हमें पहचान करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलो सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य कथन में आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए इम्तिनाम के साथ। और सही के क्वेश्चन हमें क्या लगाना है? सही उत्तर लगाना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग को देखो, सत्य कथन है। पहला कथन क्या बताया जा रहा है? जनवरी 2020 तक 28 राज्यों में से 6 राज्यों का राज्य विधान परिषद है। तो बिल्कुल 2020 तक हमारा देखा जाए तो हो गया था 6 विधान परिषद, है ना भाई। तो सही हो गया पहला कथन। दूसरा कथन देखिए, 2014 में विधान परिषद का गठन तेलंगाना का हुआ था क्या? तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखिए, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में उच्च सदन है जहां द्विसदनीय विधायिका है। ये बात भी सही है। अर्थात हमारा तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका सही उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी, याद रखना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये बात हो जाए सही है। चलो 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? देखिए तो 33 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का याद रखना, भारत में शिक्षा अधिकार 2009 कब लागू दिया गया है ना, कब लागू किया गया? तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा आप लोगों का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत में शिक्षा का अधिकार हमारा 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया था? लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग 34वें नंबर की, है ना भाई। याद रखना है 34 नंबर में देखिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोग का धन विधेयक की बात कर रहा है दोस्तों। तो धन विधेयक आप लोग का किस अनुच्छेद में है? तो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 जो है आप लोगों का जी धन विधेयक के बारे में उल्लेखित है। किसके बारे में? धन विधेयक, याद रहेगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110। और अनुच्छेद 108 क्या है? अनुच्छेद 108 में हमारा राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाती है। तो संयुक्त बैठक याद रखना आप लोग का, संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत, ठीक है।
अनुच्छेद 112 की बात करेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद 112 आप लोग को याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का वित्त विधेयक, है ना। याद रखना 112 हमारा वित्त विधेयक के बारे में बात करता है, वित्त विधेयक, है ना। तो वित्त विधेयक कौन सा अनुच्छेद में? 112 में, है ना। अनुच्छेद 115 जो है ये कुछ राशि, अनुदान राशि के बारे में है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। 110 में धन विधेयक, संयुक्त बैठक बुलाते हैं 108, 112 वित्त विधेयक, और ना कुछ अतिरिक्त अनुदान के बारे में अनुच्छेद 115 के बारे में प्रावधान है। तो हमारा धन विधेयक सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 ऑप्शन ए। क्लियर है, इस बात को याद रखना है, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम लोग 35वें नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 35वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, है ना। 35वें नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहे हैं, तो सत्य कथन बताइए, है ना भाई। सत्य कथन, सत्य कथन पहचानना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल, हमारे राज्य विधानमंडल में 3 आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग का देखा जाए तो मंत्री परिषद है ना भाई, और आप लोग का लोकसभा, और आप लोग का राज्यपाल, है ना। तो ये हमारा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है, सही है। दूसरी बात, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो बिल्कुल राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है, दूसरा भी इसका कथन सही है हमारा। बात करेंगे हम लोग आप लोग का तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है ना भाई। तो याद रखना, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन आप लोग का कौन से में 1 2 3 दिया है, अर्थात उपयुक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना उपयुक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग 36वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 36वें नंबर क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, ठीक है। देखो 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, है ना। तो 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है हमारा, यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार का हमारा दिया हुआ है दोस्तों, जो कि केवल हमारे यह बात करने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, केवल भारत को ही हमारा वाक, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है ये वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, याद रखना है निम्न कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ऑप्शन ए। दोष सिद्धि के विरुद्ध नहीं है, व्यक्तिगत का नहीं है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है ना भाई। तो केवल वाक एवं व्यक्ति का अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, इसको ऑप्शन में नहीं है करके पूछा जाएगा तब ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको घबराना मत, इसके अनुसार ये होगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हमारा अगला 37वें नंबर की ओर, है ना भाई। याद रखना 37वें नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 37वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। ठीक है, तो 8वीं अगर बात करेंगे दोस्तों हमारा, तो 8वीं में आप लोग का ये तीनों के तीनों बोडो, मैथिली, कोंकणी, है ना भाई। याद रखना बोडो, मैथिली, कोंकणी, ये तीनों भाषा हमारा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची ये हमारा प्रशासनिक भाषा। ठीक है ना, प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक भाषा किसको बताया गया है, हमारा 8वीं अनुसूची में बताया गया है, जिसमें टोटल 22 भाषाओं को क्या मिला जी, प्रशासनिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा बोडो, मैथिली, कोंकणी तीनों के तीनों भाषा इसमें शामिल है।
जो कि आप लोग का इसमें बोडो और मैथिली को 92 संविधान संशोधन 2003, बोडो और मैथिली को 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, जबकि कोंकणी को हमारा 71वें संविधान संशोधन, याद रखना 1992 में 71वें संविधान संशोधन करके कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और याद रखना 21वें संविधान संशोधन 1967 में आप लोगों का सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वें नंबर के भाषा के रूप में। कौन से नंबर के रूप में? 15वें भाषा के नंबर के रूप में। इस प्रकार टोटल हमारा 22 भाषा है हमारे किसमें? भारतीय संविधान के प्रशासनिक भाषा अनुसूची 8 में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? बात करते हैं हम लोग 38वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलो आगे बढ़ते हैं। 38वें क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा? देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो मैं आप लोग को जब पंचायती राज पढ़ाया था तो बताया था दोस्तों, ठीक है, पंचायती राज हमारा राज्य विषय का सूची है। किसका जी? राज्य विषय का सूची है। तो याद रखना राज्य का विषय का सूची है हमारा राज्य सरकार का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग 39वें नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए तो 39वें नंबर के क्वेश्चन में भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो अभी मैं बताया था आप लोग को, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारा भारत, जो भारत की संसद है वो मिलकर बनती है ना भाई? तो याद रखना हमारा लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति उसका भिन्न अंग होता है। तो तीनों से मिलकर हमारा क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 40वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तो आगे बढ़िए। ठीक है ना? किस संविधान का संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लाया गया, अर्थात गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी, है ना भाई? तो याद रखना है आप लोगों को, अगर कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था करके पूछा जाएगा तो हमारा 101। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी, याद रखना है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, याद रखना। ठीक है, 101 संविधान संशोधन इसका हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है जी? बहुत सुंदर। चलो और याद रखना, हाँ अगला क्वेश्चन 41वें नंबर का। ठीक है, 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तो निम्न में से कौन सत्य कथन है ना भाई? सत्य कथन की पहचान करनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अर्थात 65 वर्ष की आयु तक होता है। यह बात भी सही। तीसरी बात, संघ लोक सेवा के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अर्थात तीनों हमारा कथन सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना इतनी बातें को। आ रही बात समझ में? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस पद की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के लिए नहीं होती? तो बताइए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये आप लोग का देखो, संघ लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्य का तो होता है, ठीक है, ये 6 वर्ष तक का होता है। राज्य के लोक सेवा अध्यक्ष व सदस्य का ये हमारा आप लोगों का बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, राज्य के लोक सेवा अर्थात हमारा सीजीपीएससी लोक सेवा जो अध्यक्ष है ये नहीं होता। ठीक है ना? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है ना? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी 6 वर्ष। ठीक है, ये बातें याद रखना है। 6 वर्ष 65 वर्ष तक के लिए नहीं होती है ना भाई? ये तीनों चीजें याद रखना है आप लोगों को, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा? संघ लोक राज्य, देखो संघ लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्य हमारा क्या होता है? क्वेश्चन क्या समझना,
निम्न में से किस पद की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के लिए नहीं है? तो किसके लिए 65 वर्ष तक के नहीं है? राज्य लोक सेवा अध्यक्ष व सदस्य का 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के लिए नहीं है, बाकी सबका है। क्लियर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 43वें नंबर का। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो याद रखना, राज्यसभा हमारा आप लोगों का कैसे भंग होती है दोस्तों? तो ये आप लोगों का याद रखना है हमारा। पहला, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, जब सभापति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा राज्यसभा भंग हो जाएगी, नया कार्यकाल, नया नियुक्ति करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग भी हो जाती है, सही बात। राज्यसभा 5 वर्ष पूर्ण होने पर यह भी हो जाता है भंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह बात गलत। अर्थात 1 2 3 हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे भंग होती है जी? राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, राज्यसभा 5 वर्ष पूर्ण होने पर। बिल्कुल ये तीनों के तीनों बातें गलत, ठीक है। अर्थात भंग होती है करके पूछा गया है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा हमारा। 43वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, सभापति कार्यकाल पूरा होने पर भंग होती है नहीं, है ना, और हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? 43वें नंबर का डी। ठीक है, चलो 44 नंबर का देखो। 44वें नंबर के क्वेश्चन में याद रखना है आप लोगों को, लोक लेखा समिति का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो याद रखना दोस्तों, लोक लेखा समिति लोकसभा की स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या जो समिति होती है वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, 52वें हमारे 44वें 45वें नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 45वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 45वें नंबर क्वेश्चन, किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो याद रखना 45वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो किसी राजनीतिक पार्टी, तो राजनीतिक पार्टी से संबंध हमारा निर्वाचन से होगा। किससे होगा? निर्वाचन से होगा। तो निर्वाचन से होगा, अर्थात हमारा याद रखना दोस्तों 45 नंबर का डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्रदान कराता है। ठीक है, उसके बाद 46वें नंबर क्वेश्चन देखो, सूची मिलान कीजिए, है ना भाई, आज ही पढ़ाया हूं मैं इसको, है ना। आप लोग को 22 भाग 395 अनुच्छेद तो क्या करवाया हूं? याद करवाया हूं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए सूची मिलान करिए। भाग 1, भाग 1 में क्या दिया गया है बेटा? तो भाग 1 में दिया गया है हमारा संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है ना, याद रखना है, जो कि आप लोग का भाग 3 हमारा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, संविधान संशोधन आपात उपबंध नागरिकता, ये भाग 3 नहीं बल्कि भाग 2, ठीक है, नागरिकता है ये, है ना भाई। उसके बाद देखते हैं भाग 18। क्लियर है, भाग 18 की बात करते हैं तो हम लोग आप लोग का आपातकालीन उपबंध, और भाग 20 हमारा संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना भाग 2 नागरिकता है ना, ये भाग 2 है, याद रहेगा। तो ठीक है, इसका देखिए भाग 1 में हमारा 1 का 2 मतलब A का 2 B का 1, तो A का 2 B का 1 कौन से में ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों का? ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलो 47वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 47वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखना दोस्तों, हमारा पांडिचेरी का जो उच्च न्यायालय है पास में रहता है। ठीक है, तो पांडिचेरी का हमारा पास में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। जो पांडिचेरी का हमारा न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो हमारा कहाँ है? चेन्नई में है, तमिलनाडु की राजधानी। क्लियर है। उसके बाद 48वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान का प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है करके पूछा गया है। अर्थात हमारे ये UIDAI आप लोग का आधार कार्ड से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जिसका अगर हम लोग पहचान का प्राधिकरण अगर पूछा जाएगा CEO,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार जी कौन है, इसके सीईओ है भुवनेश्वर कुमार। फिर बात करते हैं हम लोग आप लोग का 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 49वें नंबर, भारत में वर्तमान लेखा महानियंत्रक अर्थात सीएजी कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, याद रखना वर्तमान में कौन है, तो याद रखना बेटा हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 49 नंबर का। ठीक है, याद रखना है एस दुबे। बात करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ो। देखो क्या दिया गया है, भारत के वर्तमान में महान्यायाधीश है, तो भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में महान्यायवादी हमारा आर वेंकट रमणी जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आर वेंकट रमणी जी क्या है हमारे आप लोगों का। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े 52वें नंबर का क्वेश्चन। देखो, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी में। इससे पहले क्या क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर का, चलो 52 ये हो गया है ना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है ना, याद रखना है ये हमारा, याद रखना है। ये 53वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 53वें नंबर क्वेश्चन हमारा सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, 23 मार्च 1931 याद रखना है। ठीक है, 23 मार्च 1931, तो 23 मार्च 1931 को हमारे स्वतंत्र सेनानी याद रखना शहीद सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी जी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद 54वें नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पुलिस विभाग के लिए कौन सा अधिनियम सक्रिय हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पुलिस विभाग के लिए कौन सा अधिनियम सक्रिय हुआ था करके पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का हमारा याद रखना है 1861 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम जो है यह पुलिस प्रशासन को व्यवस्था को पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना एवं अच्छे से कार्य कराने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, 1861 में एक अधिनियम लाया था। ठीक है, इसका 54 का ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग 55वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 55वें नंबर क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आप लोगों का, हमारे भारतीय राजनेता लोग कौन कौन से समाज का कैसा क्या स्थापना किया था करके। तो सबसे पहले याद रखना बेटा देखो हमारा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज है ना, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना हमारा देखिए रामकृष्ण मिशन आप लोग का स्वामी विवेकानंद जी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और आप लोग का सत्य शोधक समाज हमारे ज्योतिबा फुले है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग किया था। ठीक है, इस प्रकार 55 का हमारा 55 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को 1 2 3 4 सब मिल रहा है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और सत्य शोधक समाज हमारे ज्योतिबा फुले हमारे भारत के प्रथम महिला शिक्षिका जी ने किया था। क्लियर है, याद रखना है। छप्पनवें नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 56वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 56वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोगों का
चलो, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या है, संतों के काल क्रम को हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो काल क्रम को व्यवस्थित करिए। कबीरदास, हाँ, पहला कबीरदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा चैतन्य, तुलसीदास। ऑलरेडी दोस्तों यह हमारा क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास या चैतन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, गीत गोविंद के रचयिता हमारे जयदेव जी है। कौन है, जयदेव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयदेव। उसके बाद आप लोग का 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल के 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। जनरल है ना, 1911 में भारत की जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो उस समय कौन थे, याद रखना, गवर्नर जनरल। तो याद रखना बेटा, हमारे लॉर्ड हार्डिंग जी, ऑप्शन बी। ठीक है, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता राजधानी से नई दिल्ली बनाया गया था, हमारे भारत की राजधानी। क्लियर है, चलो 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 59वें नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से है, भारत की विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग किसने की थी, नियुक्त सीमा आयोग किसने की थी। तो याद रखना, रेडक्लिफ। याद रखना है बेटा, रेडक्लिफ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ने किया था। और मैकमोहन, हमारे आप लोगों का भारत और चीन के मध्य क्या, मैकमोहन रेखा खींची गई थी। हमारे रेडक्लिफ पाकिस्तान और भारत मध्य के खींचा गया था, हमारे भारत देश और ये पाकिस्तान के मध्य में रेडक्लिफ खींचा गया था 1947 में। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा सही हो जाएगा। 60 के में देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो याद रखना बेटा, हमारे भारत में पहला समाचार पत्र अगर बात करेंगे तो हमारा पहला हो जाएगा आप लोगों का जेम्स हिल्की, है ना, जेम्स हिक्की ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो तो, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है बेटा हमें, ठीक है ना, सुमेलित करना है। चलो, हड़प्पा और ये नदी, तो हड़प्पा सभ्यता हमारे कौन सी नदी के तट पर है। तो याद रखना, हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर है। लोथल, अगर लोथल की बात करेंगे तो हमारा लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, मांडा याद रखना हमारा चिनाब नदी के तट पर है। और कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर है। अर्थात 4 2 1 3, तो ए का चौथा, बी का दूसरा और आप लोगों का सी का पहला और डी का तीसरा। हमारा क्या हो जाएगा, 61वें नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, हड़प्पा, है ना भाई। इसके बाद बात करते हैं 61 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन 62 नंबर की, है ना भाई। 62वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जूते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जोते हुए खेत का साक्ष्य बेटा हमारे भारत देश में देखा जाए तो राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान से मिला है। कहां से मिला है, कालीबंगा नामक स्थान से मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कालीबंगा। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 63 क्वेश्चन की ओर। तो 63 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता को प्रथम श्रेणी का देवता नहीं माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी के देवता हमारे सूर्य देव को नहीं माना जाता है दोस्तों। उसके बाद पृथ्वी, बृहस्पति एवं सोम को हमारा ये देखा जाए तो प्रथम श्रेणी के देवता माना जाता है, लेकिन सूर्य को नहीं माना जाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग का 65वें नंबर का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, महापरिनिर्वाण, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, है ना भाई। तो याद रखना ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। और इसके सारनाथ के बारे में याद रखना, सारनाथ के बारे में प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश हमारे गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्लियर है, गौतम बुद्ध के बारे में ये बातें स्थान याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 66वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 66वें नंबर का क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है 66वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो ये बात याद रखना, 13वें शिलालेख है ना भाई, 13वां। तो 10 3 13, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक से मतलब 10 और 1 2 3, 10 3 13, 13वां शिलालेख में हमारा जो है क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोग का 67 नंबर का क्वेश्चन है ना। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करने वाले विद्वान कौटिल्य किस शासक के मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, तो याद रखना है बेटा, ठीक है। ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। कौन थे जी गुरु? याद रखना, गुरु कौन थे हमारे अर्थशास्त्र के पुस्तक लिखने वाले? हमारे कौटिल्य विष्णुगुप्त जी का क्या थे आप लोग का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 68 नंबर का क्वेश्चन, सत्य कथन के हमें क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है ना, सत्य कथन की पहचान करना है। तो चलिए तो देखिए, सत्य कथन, तो सांख्य दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता है, ठीक है, ये बात सही बात है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार की सृष्टि प्रकृति ने की है, बिल्कुल ये बात भी सही है ना। तीसरा क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार संसार और मानव जीवन स्वयं प्रकृति चलाती है, बिल्कुल। तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों, हमारा ये दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का हमारा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो 1 2 और 3 अर्थात डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है, याद रखना डी। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 69, ठीक है, याद रखना 69 याद रखना आप लोगों को यहां पर दिया गया है। कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, तो ऋतु संहार, ऋतु संहार ऑप्शन सी जो है आप लोगों का, ये हमारा ऋतु संहार जो है किसका जी, कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि मृच्छकटिकम, मेघदूत और विक्रम और सियम, ये तीनों के तीनों हमारे आप लोग का मुख्य हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है। क्लियर है। मेघदूत की रचना हमारे छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी पर किया गया था, जिसके छत्तीसगढ़ी में अनुवाद इन्होंने मेघदूत का किया था। क्लियर है, इस बात को याद रखना। अगर बात करेंगे हम लोग आप लोग का, ठीक है, 70वें नंबर का क्वेश्चन, 70वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान में रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो याद रखना दोस्तों, ब्लड है ना, ब्लड आयरन अर्थात रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी करके पूछा जाएगा। तो हमारा ये आप लोग का गुलाम वंश में एक व्यक्ति था आप लोग का, ये बलबन। ऑप्शन बी याद रखना, बलबन खतरनाक इंसान था। ऑप्शन बी याद रखना, रक्त और लौह के अगर बात करेंगे नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन याद रखना, ठीक है। ये 71वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। इकहत्तरवें नंबर, ठीक है, 71वें नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के राजधानी नहीं रहा है? ठीक है, गिरिव्रज रहा है, राजगिरी उसी स्थानों कहते हैं, पाटलिपुत्र, तीनों के तीनों क्षेत्र एक ही प्रकार के क्षेत्र थे, है ना भाई। तो ये तीनों आप लोग का साम्राज्य की राजधानी रहा है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा ये नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन की। ठीक है, 72 क्वेश्चन में क्या दिया गया है जी, 72 क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन
आप लोग की बात करें, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जो लोग सामने देखें और विश्वास करें, छू के परखें। याद रखना, हमारा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को अगर बात करेंगे तो चार्वाक, ठीक है, चार्वाक दर्शन जो है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, वह देखे इच्छा को मानता है, ठीक है ना। याद रखना, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 73वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 73वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों आप लोगों का, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक आप लोग को याद रखना है, ये हमारा 73वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, बृहव्रत, ठीक है। ऑप्शन सी, बृहव्रत जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है? ठीक है। फिर योग सूत्र के रचयिता कौन है करके पूछा जाएगा, तो योग सूत्र के रचयिता हमारे पतंजलि, याद रखना है, ठीक है। योगा पतंजलि के हमारे याद रखना है, पतंजलि जी ने योग सूत्र के रचयिता रचना किया है, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछी गई है, तो याद रखना हमारे 75वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 75वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दर्शाता है, देखिए, तो गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो गुप्त वंश के संस्थापक हमारे, ठीक है, एक व्यक्ति श्रीगुप्त ने क्या किया था? गुप्त वंश के संस्थापक थे, है ना भाई। तो ऑप्शन में आप लोग का नहीं है, तो याद रखना ये आप लोग का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगर ये पूछा जाता कि हमारा वास्तविक संस्थापक, तब हम लोग क्या लेते? चंद्रगुप्त को लेते हैं ना भाई, ये तो ऑप्शन आप लोग को याद रखना है डी, ठीक है। 75 के बाद आप लोग का 76वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? 76वें नंबर क्वेश्चन हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक प्रकार का मस्जिद है जी, ठीक है, ये एक प्रकार का मस्जिद है हमारा दिल्ली। अढ़ाई दिन का झोपड़ा याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना, गुलामों का गुलाम किसने कहा था, है ना, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था करके पूछा जाएगा, तो याद रखना बेटा, हमारे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, जहां भी जाता था हार जाता था और ये गुलाम बन जाता था। याद रखना है, इल्तुतमिश जी को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी हमारा आप लोग का देखा जाए तो खिलजी वंश की स्थापना किया था भाई, ठीक है। याद रखना है, खिलजी वंश के संस्थापक हमारे कौन रहे? फिरोज शाह खिलजी, याद रखना है, ऑप्शन ए। क्लियर है? उसके बाद हम लोग का आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन पर, 79वें नंबर के क्वेश्चन पर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, किसने कहा अभी दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखना 79 के ऑप्शन ए, है ना भाई, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है बेटा। तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन, किस सिपहकार, है ना, किस सिपहकार किस शासक ने सिपह सलार की उपाधि धारण किया था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आप लोगों का सिपह सलाहकार का उपाधि धारण किया था बेटा, ठीक है, याद रखना। ये हो गया। अब चलो देखते हैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग का हमारा पूछा जा रहा है ना, विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत में किस नृत्य की परंपरा की पहली बार किसका हुआ था करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसका जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य में कर्नाटक अर्थात यक्षगान, हमारे यक्षगान पहली बार यह परंपरा में चला हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, जो कि कर्नाटक की यह क्या है आप लोग का नृत्य है ना भाई, याद रखना कर्नाटक। भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु के अगर नाट्य पूछा जाएगा तो हमारा नृत्य भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी की बात किया जाएगा और मोहिनी अट्टम ये हमारे केरल, केरल में आप लोग का देखा जाए तो हमारा क्या है जी, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, है ना। कुचिपुड़ी तमिलनाडु की तरफ किया जाता है ना, याद रखना, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आप लोग का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 82वें क्वेश्चन की ओर। चलो 82 क्वेश्चन नंबर में याद रखना
आप लोग का 82 नंबर के में है, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वंभर था। क्या था जी? विश्वंभर। याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद बात करेंगे 83वें नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? देखिए तो, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? याद रखना है, ठीक है। तो तुलसीदास हमारे बात करेंगे तो ये अकबर कालीन, ठीक है। याद रखना हमारा आप लोगों का तुलसीदास जी थे अकबर कालीन के क्या थे? समकालीन थे, है ना भाई? याद रखना इतना। उसके बाद हम लोग का देखिए एग्जाम में पूछा जाता है हमारा युद्ध के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? युद्ध के बारे में, है ना, जो अकबर ने लड़ा था। क्लियर है? अकबर ने लड़ा था, याद रखना है। अकबर नहीं, बाबर, है ना भाई? बाबर के द्वारा लड़ी गई जो युद्ध थी उसको पूछा जाता था। तो सूची 1 को पिलाइए, पानी पिया, खाना खाया और चाय पीकर घर चल दिया, इसका ट्रिक है ना भाई? तो पानी का प्रथम युद्ध याद रखना बेटा 1526। उसके बाद बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 26 में। खानवा का युद्ध आप लोग का हुआ था अगर बात करेंगे तो हमारा 27 में, है ना। चंदेरी का युद्ध आप लोग का 28 में और घाघरा का युद्ध हमारा 29 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का हमारा सी, ए का दूसरा, ठीक है। बी का चौथा, तो हमारा बी का चौथा 1527। सी का तीसरा, तो सी का तीसरा ठीक 1528। घाघरा डी का पहला। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना भाई? अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, है ना, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है 85वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। सीजी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर दीजिए, ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए, पुलिस व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना बेटा हमारे ये ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमारा पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, ठीक है। पुलिस व्यवस्था के जनक, क्योंकि पुलिस व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने पुलिस व्यवस्था लाई थी सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजी पुलिस के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग आप लोग के 86वें नंबर क्वेश्चन की, है ना। देखो, है ना भाई, याद रखना है अगला क्वेश्चन 86 के क्वेश्चन हमारा क्या है? रिंग ऑफ फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है ना। रिंग फेस नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लॉर्ड आप लोग का डलहौजी, सॉरी आप लोग का गवर्नर, जनरल गवर्नर वायसराय से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले पुलिस में भी पूछा गया था और अब भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना बेटा हमारा इसका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। 86 का सी याद रखना है आप लोग का। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेस नीति का संबंध, अर्थात रिंग ऑफ फेस आप लोग का इसी से है आप लोग का रिंग ऑफ फेस नीति का संबंध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर का। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए तो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया गया था स्थायी बंदोबस्त? याद रखना बेटा, लॉर्ड जो हमारा कॉर्नवालिस था ये पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। साथ में 1790 में इन्होंने आप लोग का स्थायी बंदोबस्त का स्थापना किया था, ताकि कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े करके 1790 में आप लोग का लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने क्या किया था जी? हमारे स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन, 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोग का? देखो तो, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना बेटा ये हमारा ऑप्शन सी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहां से? ऑप्शन सी, मेरठ के छावनी से
मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, धावा बोल दिया था। तो याद रखना 1857 क्रांति हमारे ऑप्शन सी मेरठ से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद करते हैं नवासी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है सही हो जाएगा। अब नवासी क्वेश्चन की बात करते हैं। नवासी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन 1857 की विद्रोह में कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है बेटा, तो कानपुर के नेतृत्वकर्ता सबको पता है, इन्हीं की वजह से तो शुरू हुआ था, नाना साहेब। कानपुर के हमारे नाना साहेब जी क्या थे, आप लोगों का नेतृत्व किया था, विद्रोह किया था अंग्रेज के विरुद्ध। और रानी लक्ष्मीबाई ने तो हमारा सबको पता है झांसी से किया था। ठीक है, झांसी से, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा हमारे लिए। और आप लोगों का हजरत बेगम महल, ठीक है ना, हजरत बेगम महल आप लोग का क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, लखनऊ से। हजरत बेगम जो है लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। 90 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन याद रखें। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 90 नंबर क्वेश्चन हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी करके पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की करके पूछा जाएगा। तो ये आप लोग का हमारा ये मैडम हेलेना पेट्रोवना, अर्थात ये इंग्लिश नाम है, मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की नामक व्यक्ति ने किया था। साथ ही साथ में आप लोगों का इसके सहयोगी थे कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, कर्नल ऑलकॉट, अर्थात दोनों व्यक्ति ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है आप लोग का, ए और बी। तो अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा। ये 90 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग का क्या दिया गया है देखिए, दो गलत है, तो ऑप्शन इसका केवल दो, केवल दो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का हमारा, ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था। सबको पता है हमारे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारा दांडी यात्रा जो है 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक हमारा नमक तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था हमारे किसने जी, महात्मा गांधी जी ने। क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग को बताया हूं मैं, है ना, हमारे एनी बेसेंट, है ना। पूरे हमारे भारत में अखिल भारतीय के अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो याद रखना बेटा एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। और इसमें आप लोग का डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री। सरोजनी नायडू हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल स्वतंत्र भारत के, है ना। तीनों के तीनों याद रखना है। 94 नंबर का क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्वदेशी, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, है ना। तो याद रखना बेटा ये हमारा ऑप्शन ए जो दिख रहा है, बंगाल विभाजन, हमारे बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था, तो उसी दौरान स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार की यह घटना था। ठीक है ना, तो याद रखना उस समय में यह अपनाया गया था। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, और पूछा जाता है हमारा, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है, होम रूल आंदोलन कब से कब तक चला था। तो होम रूल आंदोलन आप लोग का 1916 से 1918 के मध्य में चला था, जो आप लोगों का तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करेगा तो 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन की अगर बात करेगा तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। साइमन कमीशन की भारत कब आया था करके पूछा जाता है, या भारत की यात्रा कब किया था। तो साइमन कमीशन की जब भी बात किया जाएगा बेटा, तो 3 फरवरी 1928, साइमन कमीशन 1928 याद रखना।
ठीक है, फरवरी माह 1928, 3 फरवरी 1928। क्लियर है। अब चलो 95 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना हमारा कलकत्ता से। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है बेटा कहां से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता से शुरू हुआ था। अगर बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है करके। तो भारतीय प्रेस के हमारा मुक्तिदाता हो जाएगा बेटा आप लोग लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मेटकॉफ हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ, याद रखना। ठीक है, भारत में। ठीक है, और हमारे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना विलियम बेंटिक जो है हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही। अब 97 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन में याद रखना बेटा इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है। ठीक है, एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक जब भी बात किया जाएगा तो हमारे भारत के प्रथम है ना राष्ट्रपति है ना, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आप लोग का इंडिया डिवाइडेड नामक किताब लिखी थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन याद रखना बेटा। ठीक है, 97 के बाद 98 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन। तो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो तो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे। अंतरिम मतलब अस्थायी। क्लियर है, तो 98 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे करके। तो याद रखना बेटा लियाकत अली। लियाकत अली जो थे हमारे आप लोगों का, ठीक है, लियाकत अली जो है अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोग का हमारा, अब जो एक क्वेश्चन है हमारे अंतिम श्रेणी की ओर आता है बेटा। आप लोग को परख लिए होगे, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन के बाद 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जेपी कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये आप लोग के लिए, पुलिस के लिए। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जेबी कृपलानी, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोला जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन हमारा। ठीक है, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए हैं। तो याद रखना सती प्रथा का उन्मूलन। तो याद रखना विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन आप लोगों का किया था, प्रारंभ किया था, ये बात सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये बात गलत है। तीसरा देखो धर्म परिवर्तन के काल योग्यता के प्रावधान को हटाना। तो धर्म परिवर्तन के काल के समय योग्यता के प्रावधान को बिल्कुल हटाया था, ये बात भी आप लोग की सही है। ठीक है, चौथा आप लोग का क्या है, चौथा कथन ठगों के संगठित विरोध का दमन। तो सही बात, उसने ठगों के अर्थात ठगी, अर्थात जिसने झूठ लबारी ठगों के संगठित विरोध का दमन किया था, अर्थात हमारा 1, 3, 4 कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग का अंतिम 100वें नंबर क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेटा 1, 3, 4 ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं
हमारा ये संविधान और इतिहास का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग बेटा हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और ऐसे डेली क्वेश्चन चाहते होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये वीडियो उस गरीब से गरीब बच्चे के पास पहुंचाइए, जिस बच्चे के पास आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके पास पहुंचाइए। क्योंकि कर भला तो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, ऊपर वाला देखता है बेटा। इसीलिए अच्छे कर्म के साथ मेहनत करिए और उन दोस्तों और गरीबों के साथ भी हमारे ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो सभी लोग को पसंद आया होगा। ऐसी मजेदार टेस्ट सीरीज और हमें ऐसी मजेदार अच्छी क्लास के लिए हमारे चंद्रहासिनी एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। सबको जय हिंद और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।